हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम इंस्टीट्यूट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उस पर चर्चा करने वाला हूँ। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है और इस पे हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड में इस भाग से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है हम उन पे भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वो है संघ और इसका राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में इस भाग पे चर्चा की गई है। इस भाग को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, या कहा जाए कि इस भाग के 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसमें वर्णित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग 1 का टाइटल क्या है। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाग 1 का टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारतीय संघ और भारतीय संघ में शामिल जितने भी उसके राज्य हैं उनके क्षेत्र के बारे में संविधान में क्या क्या इनका वर्णन किया गया है और किस प्रकार के कानून इनके लिए बनाए गए हैं, उसकी पूरी चर्चा संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या है। अनुच्छेद 1 में दिया है भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत एक यूनियन है, या इंग्लिश में इसको कहा जाए कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब संघ, जितने राज्य हैं उनका ये पूरा एक संघ है। इसका ये मतलब होता है कि भारत में जो भी राज्य शामिल हैं वो राज्य किसी समझौते के तहत शामिल नहीं किए गए हैं। मतलब कि चाहे वो आप किसी भी एक स्टेट को देखिए, यहाँ भारत में जितने भी स्टेट हैं वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होती हैं। पहले हम ये समझते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो संघ का क्या मतलब होता है कि भारत में जितने भी राज्य शामिल हैं वो किसी समझौते के तहत शामिल नहीं किए गए हैं। मतलब कि किसी भी एक स्टेट, जैसे हम एमपी देखें, महाराष्ट्र देखें, या और भी जितने भी स्टेट हैं वो किसी भी समझौते के तहत भारत में शामिल नहीं हुए हैं, मतलब वो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसा इस अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और अभी वर्तमान में जैसा मैंने बताया कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज भारत में शामिल हैं। तो कोई भी संघ, कोई भी स्टेट, जो जितने भी स्टेट हैं वो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत क्या है, अखंड है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारत में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या पहले से शामिल राज्यों के क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, भारत की संसद के पास है। मतलब अनुच्छेद जो 2 है भाग 1 का, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि हमारे भारत की जो संसद है वो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, या कोई पहले से गठित राज्य है उसका विभाजन करके किसी अन्य राज्य को या नया राज्य बना सकती है। तो ये अधिकार किसको प्राप्त है, भारत की संसद को प्राप्त है। और ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है। भाग 1 का अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वो भारत में शामिल किसी भी राज्य का उसका नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या किसी नए राज्य का गठन कर सकती है। इसको ध्यान में लेके चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अब देखिए, अनुच्छेद 2 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी भी राज्य का स्थापना करे, नाम में परिवर्तन करे, या उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि साधारण बहुमत, जो संसद में साधारण बहुमत के आधार पे संसद के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत कराया जाएगा और किसी भी राज्य को प्रवेश दिया जाएगा। यदि हम किसी अदर कंट्रीज से या हम राज्यों का प्रवेश कराते हैं या नए राज्यों का गठन करते हैं, किसी पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन करते हैं या उनकी सीमा में परिवर्तन करते हैं, तो संसद कैसे कर सकती है, बहुमत के आधार पे, संसद में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पे संसद ऐसा कर सकती है। लेकिन
इसमें एक कंडीशन रख दी गई है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी कोई ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश से उसे उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ये कंडीशन है किसमें? संविधान के अनुच्छेद 3 में। इसके बाद संविधान का जो भाग 1 है उसका अनुच्छेद 4 है, उसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं हम। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया कानून अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं अनुच्छेद 368 क्या है। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन के संबंध में इसमें कुछ इसमें वर्णन किया गया, संविधान के संशोधन का वर्णन इसमें किया गया संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत। तो उसी के रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जो अनुच्छेद 2 है, मतलब अनुच्छेद 2 जिसमें संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो नए राज्यों का गठन करे और पुराने जितने भी राज्य हैं उनमें अगर नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसी के बाद अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद ऐसा साधारण बहुमत के आधार पर कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 4 में इसका उल्लेख किया गया है स्पष्ट रूप से कि यदि इन दोनों अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 3 का जो भी उसके तहत में बनाया गया कानून है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। मतलब कि अगर संविधान का संशोधन करना है तो अलग से हमें संविधान का संशोधन के लिए विधेयक को पारित करना होगा। तो अब यहाँ से भाग 1 से मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो भी मैंने आपको बताया है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पे निकल के आएंगे सामने, जो मैं वीडियो के अंत में इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे मामले आते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिसका सीधा संबंध संविधान के भाग 1 से था। तो ये क्या था ये मामला? इसका नाम है बेरुवाड़ी केस 1960। मतलब कि पश्चिम बंगाल की एक जगह थी बेरुवाड़ी, उसका एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन किया जाता है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद को प्राप्त अधिकार के तहत संसद भारत के किसी भी राज्य या उसके भूभाग को विदेशी राज्य को सौंप सकता है या नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट से के सामने ये क्वेश्चन किया जाता है कि यदि संविधान के जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 3 में ये वर्णन किया गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, तो क्या संसद को ये भी अधिकार है कि वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय आता है कि संसद ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद को यह अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। मतलब यदि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को या किसी दूसरे कंट्री को हम देना चाहते हैं या संसद देना चाहती है, तो संसद को क्या करना होगा? 368 अनुच्छेद के तहत में उसको संविधान संशोधन करना होगा और इसके बाद में वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकता है या सौंप सकता है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसी के परिणाम के तहत में जो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था बेरुवाड़ी, तो उस बेरुवाड़ी को पाकिस्तान को सौंपा जाता है 1960 में और इसके लिए संविधान का 9वां संशोधन किया गया। अब देखिए, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र बेरुवाड़ी पाकिस्तान को सौंपा जाता है। मतलब आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान उसको कहा जाता था। तो उस पूर्वी पाकिस्तान को बेरुवाड़ी जो भारत का या पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र को 9वें संविधान संशोधन के तहत में पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। तो बेरुवाड़ी जो केस है काफी इंपॉर्टेंट केस है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मेंस में भी आंसर राइटिंग के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन से पहले हमें भारत के इतिहास के बारे में जानना जरूरी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो उस समय पे कंडीशन क्या थी और किस आधार पे फिर आज हम जिस कंडीशन पे हैं
जिस तरह का स्ट्रक्चर आज हम भारत का देख पा रहे हैं, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1947 में लगभग 550 रियासतें, जब भारत को आज़ादी मिली तो लगभग 550 रियासतें जो थी वो भारत में शामिल हो रही थी। और उसके अलावा जो ब्रिटिश स्टेट थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो सब कुछ सौंप के भारत को जा रही थी। तो भारतीय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतनी रियासतों का सबसे पहले तो एकीकरण किया जाना चाहिए, और उसके बाद में इन सभी को एक सूत्र में बांधना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। कई प्रकार के सुझाव मिले कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, एटलीस्ट पार्ट ABCD के आधार पे राज्यों का गठन किया जाता है। अगर आपको पार्ट ABCD के आधार पे इस गठन के बारे में और भी विस्तार से जानना है, तो हमारे राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो इस पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि जब राज्यों का पुनर्गठन की बात आई, तो 1947 में एक आयोग गठित किया जाता है जिसका नाम था धर आयोग। 27 नवंबर 1947 को इसका गठन किया जाता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो SK धर थे, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में ये जांच करना कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। दिसंबर 1948 को धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को, और उसमें यह कहा गया कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ही हम राज्यों का गठन करेंगे, अदरवाइज हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात कही गई या सुझाव दिया गया धर आयोग के द्वारा। इसके बाद कांग्रेस की जो कार्य समिति थी, उन्होंने भी एक समिति गठित की। जब धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद में धर आयोग की जांच करने के लिए, उनकी जो रिपोर्ट थी उसकी जांच करने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति ने JVP समिति का गठन किया 1947 में। इस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 सदस्य थे। इन्होंने जो धर आयोग थी उसकी रिपोर्ट के बारे में उसकी जांच की, और जांच करने के बाद इन्होंने जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन था उसका विरोध किया, या सीधा सीधा सा ये कह सकते हैं कि इन्होंने भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। तो ये जो क्रम चला आया, मतलब कि भाषा के आधार पे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, तो ये क्रम धर आयोग ने भी यही कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पे हमें राज्यों का गठन करना चाहिए। इसके अलावा JVP समिति ने भी यही कहा कि भाषा के आधार पे ना करते हुए हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पे राज्यों का गठन करना चाहिए। लेकिन जो जनता का जो एक पक्ष था, जनता चाह रही थी कि भाषा के आधार पे अगर राज्यों का गठन होगा तो भविष्य में बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं वो निर्मित नहीं होंगी, जो उस राष्ट्र के भविष्य के लिए, अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करे। तो जनता चाह रही थी कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन होगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि और भी कुछ आयोग गठित किए गए हैं, वो हम आगे चर्चा करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखिए, जब JVP समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है या सुझाव दिया जाता है कि भारत में जो राज्यों का गठन होगा वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। मतलब कि भाषा के आधार पर जो गठन की बात जनता के द्वारा कही जा रही थी, वो उसका विरोध करती JVP समिति, और इसी के साथ में भारत में पार्ट ABCD के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी होता यह है कि अलग अलग क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगती है, कई जगह पे आंदोलन होते हैं। ऐसा ही एक आंदोलन होता है 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु के अनशन के समय पे, जब 1952 में तेलुगु भाषी क्षेत्र में पोट्टी श्रीरामुलु ने एक अनशन किया, आमरण अनशन किया। उनकी डिमांड थी कि इस तेलुगु भाषी क्षेत्र को भाषा के आधार पे एक राज्य का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन 15 दिसंबर 1952 को लगभग 52 डेज आमरण अनशन करने पे जो पोट्टी श्रीरामुलु थे उनकी डेथ हो जाती है, और उस क्षेत्र में जो आंदोलन है वो काफी तीव्र होता है, और दबाववश भारतीय सरकार को ऐसा एक निर्णय लेना पड़ता है कि जहां पे उस तेलुगु भाषी क्षेत्र में भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाता है। तो इसी के फलस्वरूप होता क्या है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है।
यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य जो भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है ना। ये जो भाषा के आधार पे इसका गठन किया गया था। अब देखिए, जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन किया गया तो भारत के और भी विभिन्न क्षेत्र थे जहाँ पे भाषा के आधार पर आंदोलन लगातार चल ही रहे थे। तो वहाँ पे भी आंदोलन और तीव्र होता है कि हमारे भी जो क्षेत्र हैं उनको भी भाषा के आधार पर उनका गठन किया जाना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसके अध्यक्ष थे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि जो भारत में राज्यों का जो गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर किया जाए। तो इसी के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को जो पार्ट ABCD थे उन पार्ट को समाप्त किया जाता है और उसके आधार पे भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया जाता है। तो ये था आज हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भी हमारे इस पार्ट में जितने भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट उन पे हम चर्चा किए हैं। अब इसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो इसी पार्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि भाग 1 से कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि किसी राज्य क्षेत्र उसका नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तित किया जाएगा, उसके सीमा में परिवर्तन किया जाएगा या उसका गठन किया जाएगा, तो वो जो विधेयक है वो किसकी सहमति सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति। मतलब हम जब, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जब राज्यों का गठन होगा, उनके नाम में परिवर्तन होगा, तो वो विधेयक जो संसद में प्रस्तुत होगा तो संसद में प्रस्तुत होने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना ये आवश्यक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 1 के तहत में। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संसद को किस प्रकार भारत के किसी भी भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकता है। मतलब जैसे भारत का कोई भी एक राज्य है या उस राज्य का कोई भूभाग है, तो संसद किसी दूसरे जो देश को सौंपने के लिए उसे क्या करना होगा, उसे संविधान में संशोधन करना होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है। यह है बेरुवाड़ी का मामला। मतलब कि तीसरा क्वेश्चन और चौथा जो क्वेश्चन है ये आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत के किसी भी भूभाग को किसी अन्य देश को सौंपना, ठीक है। और दूसरा ये जो चौथा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 9वां संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन के तहत में बेरुवाड़ी का जो मामला है या बेरुवाड़ी जो केस था या बेरुवाड़ी जो जगह थी उसे पाकिस्तान को दिया गया था। तो क्वेश्चन है कि संविधान का संशोधन किससे संबंधित है। तो आंसर होगा हमारा बेरुवाड़ी के मामले से इसका संबंध है। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो है भाषा के आधार पर राज्यों का सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तेलुगु भाषी क्षेत्र था ये, और 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था। आप कोशिश करिएगा कि इनके अलावा भी अपने से कुछ क्वेश्चन इस पार्ट से बनाएं, ताकि आप जितने क्वेश्चन इस पार्ट से खुद से बनाएंगे आपको पेपर सॉल्व करने में उतनी आसानी होगी। और ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं जितने भी वीडियो पोस्ट करूँगा वो आप तक पहुँच पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।